लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे। ठीक, आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। तो सबसे पहली थ्योरम जो आपके सिलेबस की है दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का बेटा सिंपल मतलब ये है कि अगर ये कोई एक मान लो कोई रैंडम मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास निकालना हम लोग को आता है। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना आता है कि नहीं आता है। कोई भी अगर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है तो उस कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास आप निकाल लेते हैं। ठीक, उस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला ये जो एक्सिस होता है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला ये वाला जो एक्सिस होता है दैट इज नोन एज सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया को मैं लिख रहा हूं आई एक्स एक्स, और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं लिख रहा हूं आई वाई वाई। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला थर्ड एक्सिस जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस। उस जेड एक्सिस के अबाउट इनर्शिया हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमें एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट इनर्शिया पता हो तो। क्लियर। और उस जेड एक्सिस के अबाउट इनर्शिया आप निकालोगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यानी कि अगर कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है, सबसे पहली बात ये भी समझ लीजिएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू, इट कैन बी अप्लाइड टू 2D ऑब्जेक्ट्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लेन लैमिना जो है, प्लेन ऑब्जेक्ट जो है, केवल उन्हीं में इसको अप्लाई कर सकते हैं। 3D के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड नहीं होती है। इट इज अप्लाइड ओनली टू प्लेन लैमिना। लैमिना का मतलब 2D। ठीक, 2 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट को, यानी रेक्टेंगल में लगा सकते हो, सर्कल में लगा सकते हो, पैरेललोग्राम में, स्क्वायर में, ठीक, 2D में कोई प्लेट है उस पर लगा सकते हैं। लेकिन 3D ऑब्जेक्ट पर, स्क्वायर, कोई स्फीयर पर या कोन पर, सिलेंडर पर, इस पर हम नहीं लगा सकते। ठीक, तो यहां पे करना यही होगा कि आपको उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, कहां पर होता है। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्स एक्सिस है सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, जो वाई एक्सिस है वो है सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। दोनों के अबाउट इनर्शिया निकालो, जोड़ो तो आपको थर्ड एक्सिस के अबाउट इनर्शिया मिल जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू दैट। क्लियर है। ठीक, यही थ्योरम बेटा कहलाती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कोई डाउट हो किसी को तो बताओ भाई, इसमें अगर कोई डाउट हो बताइए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। क्लियर है। इस बार आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ अभी मैं छोड़ दे रहा हूं। ठीक, प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, जाने दो। सिर्फ थ्योरम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और इस पर बेस्ड जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन भी मैं आपको एक बता रहा हूं। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, वो भी सेंट्रोइडल जेड एक्सिस के अबाउट। बोलो भाई, अगर ये एक रिंग है तो इस रिंग का इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट आपने कितना निकाला था, याद है किसी को? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जहां पे m इसका मास है, r इसका रेडियस। और सेम अगर हम लोग एक डिस्क कंसीडर करें, सेम अगर एक डिस्क कंसीडर करें, मास m है, रेडियस r है, और इस बार ये एक डिस्क है, और इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए अबाउट z एक्सिस, तो दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। ये दोनों डेरिवेशंस मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया। क्लियर। ये है z एक्सिस के अबाउट इनर्शिया, इसमें भी और इसमें। अगर मान लो हमारा मन हो कि नहीं z नहीं, हमको x एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालना है, ये, या फिर हमको y एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालना है, तब कैसे करेंगे? इस y एक्सिस के अबाउट निकालना हो या फिर इस x एक्सिस के अबाउट निकालना हो,
अगर एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालना है तो यहां पर जरा समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज वाई। तो यार अगर हम रिंग या डिस्क की बात करें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट बेटा सिमेट्रिकल है। किसी भी रिंग में जैसा एक्स एक्सिस होता है सेम वैसा ही वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा है, वाई एक्सिस के भी दोनों तरफ एक जैसा है। इमेजिन करो एक रिंग ले आए और उसको वाई एक्सिस के अबाउट काट दें, कटने के बाद आपको ऐसे दे दिया जाए, क्या तुम बता पाओगे वाई एक्सिस के अबाउट काटा है या एक्स के अबाउट काटा है? नहीं बता सकते, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, हाईली सिमेट्रिकल है। इनफैक्ट ये तो ऐसा डायग्राम है जो हर एक डायगोनल या हर एक डायमीटर के अबाउट कैसा है, सिमेट्रिकल है। कोई सा भी डायमीटर आप इसमें ले लो। तो इसका मतलब क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस यहां बिल्कुल एक जैसा है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट होगा, क्या सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट भी होगा? दोनों में। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी और उसमें भी, दोनों में बिल्कुल सेम होगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो इट विल बी 2 टाइम्स आई एक्स एक्स दैट इज इक्वल टू आई जेड जेड। तो जरा मुझे बताइए वैल्यू आई एक्स एक्स कितना निकलेगा? इट इज आई जेड जेड बाई 2। तो आई जेड जेड अगर था एम आर स्क्वायर, जेड एक्सिस के अबाउट इनर्शिया था एम आर स्क्वायर, तो एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना निकलेगा भाई? और वाई एक्सिस के अबाउट भी कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई, यानी कि इस रिंग का जेड एक्सिस के अबाउट इनर्शिया है एम आर स्क्वायर, लेकिन एक्स के अबाउट इनर्शिया है एम आर स्क्वायर बाई 2, वाई के अबाउट भी इनर्शिया है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस रिंग को जेड एक्सिस के अबाउट घुमाना आसान है या एक्स और वाई के अबाउट घुमाना आसान है? एक्स और वाई। क्यों? क्योंकि इनर्शिया की वैल्यू वहां पर कम है। क्या ये बात समझ में आई? 100% सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। इतनी चीजें 100% सेम यहां भी लगेगा। इसमें भी क्योंकि डिस्क है, जो एक्स के अबाउट है इनर्शिया वाई वाई के अबाउट है, एवरीथिंग इज सेम। ठीक, सिर्फ फर्क पड़ेगा यहां पर आई एक्स एक्स अगर मैं निकालूंगा दैट इज आई जेड जेड बाई 2, और ये खुद एम आर स्क्वायर बाई 2 था, तो ये वैल्यू कितनी होगी? दैट्स इट। तो डिस्क का बोलो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इनर्शिया हम लोग को पता है बेटा, ठीक है, जेड के अबाउट भी पता है, रिंग का भी पता है। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज कर सकते हो। क्लियर है? देखो मैं आपको एक और बता रहा हूं, अभी मैं डिराइव भी करवा दूंगा आगे। ये मान लो एक रेक्टेंगल है, ठीक, इस रेक्टेंगल का मास है m, और ये साइड है a और ये साइड है लेंथ b। आपसे अगर कहा जाए कि इस रेक्टेंगल का ये वाली एक्सिस के अबाउट हमें इनर्शिया निकालना है, ठीक है, इसको अभी मैं निकाल भी दूंगा, कोई बहुत कठिन डेरिवेशन नहीं। अगर रॉड का आता है तो बिल्कुल वैसे ही इसका भी आता है। ठीक, तो जरा चेक करो, ये वाली एक्सिस के अबाउट इनर्शिया, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को खींचने में कौन सी साइड कट हुई? बी। तो इसका इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट होता है एम बी स्क्वायर बाई 12, और वाई एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कौन सा होता है? जो साइड कट हो जाए वही फॉर्मूले में ले लें। बाकी रॉड का इनर्शिया याद करो, एम एल स्क्वायर बाई 12 निकलवाया था, ठीक, तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है, एम ए स्क्वायर बाई 12 एम बी स्क्वायर बाई 12, करेक्ट है। ठीक, अब सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक्स के अबाउट इनर्शिया पता है, वाई के अबाउट इनर्शिया पता है, बेटा हमको ये एक्सिस है जेड, इसके अबाउट इनर्शिया बताओ कितना होगा? तो अगेन क्योंकि रेक्टेंगल है, 2D है, तो वी कैन अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहेगा कि भाई साहब z एक्सिस के अबाउट इनर्शिया अगर निकालना है तो x और y के अबाउट निकालो और दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो आप बोलेंगे m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ये बात समझ में? ए और बी पता है। वैसे अगर ध्यान से देखो, हो सकता है क्वेश्चन में आपको ए और बी अलग अलग ना दे, आपको बोले रेक्टेंगल का डायगोनल हमें पता है, बोलो यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है क्या वो डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होगा? तो हो सकता है कि आपको ना दिया जाए, आपको इस तरीके से दे दें कि भाई ये डायगोनल है, ऐसा भी तो दे सकते हैं। अगर ये डायगोनल हमको पता होगा एल लेंथ डायगोनल का अगर है तो यही क्या बन जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट। तो इस तरीके से बेटा इस पे बेस कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो सबसे पहला थ्योरम कौन सा था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगली थ्योरम पर आते हैं, नेक्स्ट वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे सीधे सीधे इनका स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। जो अभी हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको समझा दिया, उसका स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं। तो आप बताओगे फॉर एनी प्लेन लैमिना moment of inertia about an axis perpendicular to plane will be equal to the sum of moments of inertias about two axis of that plane। जैसे अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अभी किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट है तो हमको एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया पता होना चाहिए, वाई के अबाउट पता होना चाहिए, जोड़ेंगे तो जेड के अबाउट आ जाएगा। क्लियर? अगर यही ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो अभी ये किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो यही फॉर्मूला क्या बनेगा? आई एक्स एक्स प्लस आई जेड जेड बराबर आई वाई वाई। यही ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो आई वाई वाई प्लस आई जेड जेड बराबर। बात समझ में आ रही है? तो इसको देख के कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने तो ये सिखाया था आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है। अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। अगर एक्स वाई प्लेन में नहीं है तो जिस प्लेन में उसकी दोनों एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकाल के जोड़ेंगे। बात समझ में आई? तो वो आपका था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी हम लोग आ गए पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका अपना सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से पास होने वाला ये जो एक्सिस होता है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइडल एक्सिस। सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट इनर्शिया है बेटा आई जी। सेंट्रॉइडल के अबाउट इनर्शिया कितना है? आई जी। तो इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई एक्सिस है, पी क्यू एक्सिस, भाई इसके पैरेलल है। लेट अस सपोज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस इज डी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, ठीक। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस है और उसके अबाउट आपको इनर्शिया निकालना है तो इनर्शिया निकालना बड़ा आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पी क्यू इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। आई जी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस। एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर प्लेन ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, तो आपको उस प्लेन की दोनों एक्सिस के अबाउट इनर्शिया अगर पता है, उसको जोड़ोगे तो तीसरी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसके अबाउट इनर्शिया आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की तो दिस कैन बी अप्लाइड टू 2D एज वेल एज 3D ऑब्जेक्ट्स। 2D 3D दोनों में हम इसको अप्लाई कर सकते। क्लियर?
और ये क्या कहता है कि अगर एक एक्सिस, एक सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अगर इनर्शिया पता है तो उस सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल कोई सा भी एक्सिस हो उसके अबाउट इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। इफ देयर इज एनी एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला। तो आप लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। मतलब जो फार्मूला है इसी को आप लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख दोगे। क्लियर? और उसके लिए इतना पेन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, चाहे नूतन हो, आपकी एसएल अरोरा हो या आपका एनसीईआरटी किताब हो, उसमें ये आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। आराम से देख के एज इट इज लिख लेना और वही एज इट इज स्टेटमेंट याद भी कर लेना। ठीक, पूछा जाता है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए और उसको लगाना आना चाहिए। अगर मैं यहां पर आपको देखो बताऊं, जैसे भी हम लोगों ने रेक्टेंगल का देखा था, अगर इस तरह का रेक्टेंगुलर प्लेट था जिसका ये साइड ए के बराबर था और ये वाला साइड बी के बराबर था, इसका अपना मास m के बराबर था। क्लियर? तो जरा मुझे ये बताइए इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना था? बताओ भाई, इसके अबाउट इनर्शिया क्या सिखाया था मैंने अभी? दैट वाज m। करेक्ट है? अगर हमसे कहा जाए कि नहीं हमें उस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसी एक्सिस के पैरेलल, हमको चाहिए इसी एक्सिस के पैरेलल, ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, मुझे इस एक्सिस के पैरेलल ये एक्सिस है, इसके अबाउट इनर्शिया चाहिए। तो फिर कौन सा थ्योरम लगेगा भाई? नाम से क्लियर है, अगर पैरेलल एक्सिस है तो थ्योरम कौन सा होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। चेक करो ये सेंट्रोइडल एक्सिस है कि नहीं है, इसके अबाउट इनर्शिया कितना है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस md स्क्वायर, है ना। मास कितना है इसका? m। डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस कितना है? कितना है? b बाई, और उसका भी क्या करना होता है? तो क्या बनेगा? mb स्क्वायर बाई 12, mb स्क्वायर बाई 4। तो क्या एलसीएम आ जाएगा 12, mb स्क्वायर प्लस 3mb स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट pq कितना आएगा? mb स्क्वायर बाई, क्या ये बात समझ में आई? करेक्ट है? ठीक, यूजिंग विच थ्योरम? किसी रॉड का हम लोगों ने क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था? रॉड का सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अगर इसका मास m है, उसका टोटल लेंथ l है, हाँ, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला था क्या वो ml स्क्वायर बाई 12 था? करेक्ट? और अगर किनारे से पास हो रहा ये एक्सिस है तो इसके अबाउट इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाई 3। लेकिन मुझे नहीं पता, मान लो कि ml स्क्वायर बाई 3 होता है, तो मैं क्या करूंगा भाई? इसी के पैरेलल है ये, तो वी विल अप्लाई विच थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसके पैरेलल, लेकिन हमेशा याद रखना सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए, वो हमें पता है। ठीक, इसके पैरेलल ये एक्सिस है PQ, इसके अबाउट भैया निकालना है। बताओ क्या आएगा? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m, डिस्टेंस कितना है भाई? होल स्क्वायर। क्या ये ml स्क्वायर बाई 12
प्लस ml² है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ml²3 आ जाएगा। और यही मैंने उस समय आपको इंटीग्रेट करके डिराइव कराया था। सेम चीज मैंने अभी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के डिराइव करा दिया। कुछ बात समझ में आया? ठीक। अगर मैं आपको एक स्फीयर दूं, स्फीयर बॉल, ठीक, और उस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए है 2/5 mr²। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका था इंटीग्रल x² dm इंटीग्रल y² dm, याद आ रहा है? ठीक। मैंने आपको कहा था कुछ स्फीयर का, सिलेंडर का कुछ चीजें मान लो कठिन है, कोन का तो छोड़ो, डायरेक्ट फार्मूला तो देख सकते हैं ना। तो स्फीयर का होता है 2/5 mr²। अब आप बताओ, अगर मैं, ये होता है इसकी सेंटर से पास होने वाली किसी भी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, ठीक। और इसके पैरेलल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक टेंजेंशियल ये एक्सिस है, इसके अबाउट आप मुझे बताइए, तो बताओ इसके अबाउट कितना होगा? 2/5 mr² प्लस m into what is distance between these two axes? r, है ना? सो कितना बनेगा? ये तो IG है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इज 2/5 mr² प्लस m इंटू, तो ये एलसीएम वगैरह लेंगे कितना आएगा? क्या ये बात समझ में आई? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट। तो अगर हमें किसी एक एक्सिस के अबाउट पता है तो उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट मैं निकाल सकता हूं। दो एक्सिस के अबाउट पता है तो उसके परपेंडिकुलर जो तीसरी एक्सिस होगी उसके अबाउट निकाल सकते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एज वेल एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये सबसे पहली चीज हो गई। अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो स्टार्टिंग में आपको ये बोला गया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I बराबर mr², बोला गया था। लेकिन अभी निकाला गया ml²/12 mb²/12 m/12 a² प्लस b² 2/5 mr²। बोलो यार, तो क्या हर जगह फार्मूला mr² है? नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ कंपेयर करूं, देखो बार बार रेडियस लिया था ना अभी हम लोगों ने 2/5 mr², इसलिए मैं उसको एक नया r की जगह मैं टर्म लिख रहा हूं k। लेट अस सपोज इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है? mk², जहां पे k है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो mk², अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग के केस में इनर्शिया कितना था भाई? z एक्सिस के अबाउट mr²। तो बेटा सॉल्व होकर के k की वैल्यू कितनी आएगी? r, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो रिंग के रेडियस के बराबर है। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं किसी डिस्क के लिए तो उसका इनर्शिया कितना था? तो वहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? बोलो भाई। तो किसी डिस्क के लिए कितना होता है? r अपॉन, दिस वाज फॉर रिंग एंड दिस इज फॉर डिस्क। कहने का मतलब क्या समझ में आया? कभी भी आपसे बोले रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, तो जो भी इनर्शिया तुमने निकाला है बस सीधे उसको किसके बराबर करो, अब वहां से के निकाल लो। बता रहे अभी अगर मान लो मैं आपको बोलूं स्फीयर के लिए, फॉर एनी स्फीयर, स्फीयर का बोलो इनर्शिया कितना होता है? 2/5, इसको किसके बराबर करना है? के कितना आएगा? बोलो यार, सीधे सीधे m से m कटेगा, बाकी अंडर रूट ले लो, वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी इनर्शिया निकाला उसको mk² के बराबर करो, k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब मैटर ये है कि सर ये रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या चीज? रेडियस ऑफ गायरेशन
कि एक ऐसी डिस्टेंस है जिसके स्क्वायर को अगर मैं ऑब्जेक्ट के मास में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे क्या प्रोवाइड कर देता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका डेफिनेशन यहीं से बन जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज सच अ डिस्टेंस द स्क्वायर ऑफ विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? It is that distance the square of which when multiplied by mass of the object provides moment of inertia। ऐसा डिस्टेंस जिसके स्क्वायर को ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई करने पे इनर्शिया मिल जाए उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मैटर ये है कि सर ठीक है, ये तो रटने वाली बात हो गई, थोड़ा सा फील वाली बात करते हैं। क्या चीज है ये? अगर मैं कोई एक्सिस है और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मान लो r के बराबर, ठीक, तो इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कितना होता है? कितना होता है भाई? mr²। इसमें यही r बोलो रेडियस ऑफ गायरेशन है, यही r बोलो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, सेम चीज है। बट अगर मैंने अभी निकाला 2/5 mr², है ना, तो वो 2/5 mr² में ये r क्या होगा? बात समझ में आ रही है? 2/5 mr² में वो जो कैपिटल R होता है, वो कैपिटल R तो स्फीयर का रेडियस है। तो फिर हमारे फार्मूले का क्या हुआ? ये वाला R कहां गया? ये R क्या है? समझ रहे हो? कहने का मतलब अगर मान लो एक स्फीयर हमने लिया और स्फीयर को इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है, ठीक, तो एक चीज बताओ, स्फीयर की इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया आपको पता है 2/5 mr²। इसके पैरेलल ये एक्सिस बोलो, इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक। अब अगर मैंने कुछ इनर्शिया निकाला और वो निकाल करके उसकी कोई एक वैल्यू आई, अब मैंने उसको mk² के बराबर किया और वहां से सॉल्व करके k निकाल लिया, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है कि ये स्फीयर का मास बोलो सेंटर पे होगा, ठीक, उसकी इस एक्सिस से अगर मैं एक डिस्टेंस निकालूं, वो डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसका इसको मतलब अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि इसका पूरा का पूरा मास किसी एक पॉइंट पर है, क्लियर, तो वो एक पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट कितना इनर्शिया देगा? तो कोई भी एक पॉइंट एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना देता है? mr², क्लियर। तो ये वही डिस्टेंस r होगा जिसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पर मान लिया जाए, ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, तो उस पॉइंट की एक्सिस से दूरी कितनी है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। बात समझ में आया? 2/5 mr² में r जो है वो रेडियस है, या अभी इसके पहले देखो एक क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था इसमें 7/5 mr²। अब यहां पे m ऑब्जेक्ट का मास है, r ऑब्जेक्ट का रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है। तो सोचो हमारे फार्मूले का क्या हुआ, mr² का क्या हुआ? mr² जो फार्मूला हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लूं, एक पॉइंट का मास अगर m है और उसकी एक्सिस से दूरी कितनी थी? स्मॉल r, तब इनर्शिया कितना था? mr²। यहां तो स्मॉल r जैसी कोई चीज ही नहीं है, यहां तो स्फीयर का मास, स्फीयर की रेडियस, क्लियर। तो अगर मैं स्फीयर का सारा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान लूं, तो उस पॉइंट की एक्सिस से दूरी जो होती है वही कहलाती है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, उसके स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई करो, ठीक, और सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल। या कभी भी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने को अगर बोल दें तो आपको बस यही करना है कि जो इनर्शिया आया उसको mk² के बराबर करो, k की वैल्यू निकालो, क्लियर। अब जरा एक चीज देखिए, अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का देखें, ठीक, जैसे किसी रिंग की बात करें, किसी भी रिंग का बोलो z एक्सिस। अब ये रिंग देखो किस प्लेन में रखी है, ये ऐसे रखी है, ऐसे रखी है, ठीक, तो ये xy प्लेन में रखी है। बोलो यार, कॉपी वाला जो तुम्हारा प्लेन होता है वो भी xy प्लेन है, तो उसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस कौन सा है? z एक्सिस। मतलब ये ऐसा दिखाया गया जैसा तुम कॉपी पे बनाते हो,
करेक्ट। तो उस तरीके का है, अगर ये रखा है तो रिंग का जेड एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना होता है, और अगर मैं कहूं रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो तो इसी को एम के स्क्वायर के बराबर करेंगे, तो के बराबर आर आएगा, मैंने निकाल के दिखाया भी था। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आया। अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट डायमीट्रिक एक्सिस, किसी भी रिंग का डायमीटर के अबाउट इनर्शिया बोलो एम आर स्क्वायर बाई 2 निकाला था अभी, कौन सा थ्योरम यूज करके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। याद करो, एक्स के अबाउट इनर्शिया वाई के अबाउट इनर्शिया सेम होता है क्योंकि सिमेट्रिकल होता है। जेड के अबाउट इनर्शिया में पता था एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बराबर 2 आई एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब एक चीज बताओ, अगर एम आर स्क्वायर बाई 2 इनर्शिया है और मुझे निकालना रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो सीधे सीधे एम के स्क्वायर के बराबर करेंगे, के की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगी। अगर एक एक्सिस है जो कि टेंजेंशियल है रिंग में, तो रिंग का अपना इनर्शिया इसके अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर। अब बताओ, अगर इसके पैरेलल ये एक्सिस है जो कि सरफेस से पास हो रही है, टेंजेंशियल है, तो इसके अबाउट इनर्शिया कितना होना चाहिए, पहले तो यही बताइए। एम आर स्क्वायर तो इसके अबाउट, थ्योरम कौन सा लगेगा, तो एम आर स्क्वायर इसका प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, तो 2 एम आर स्क्वायर। बोलो यार, और अगर इसमें निकालना है मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन, तो कैसे आएगा, एम के स्क्वायर, तो 2 एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी आएगी बोलो। क्या ये समझ में आ रहा है, ना आ रहा हो भाई पूछ लो, अभी तुम्हारे सामने है। अगला देखो, अगर एक एक्सिस ऐसा है, कह रहे हैं अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिम एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग का ये जो प्लेन है, ठीक, उसके टेंजेंशियल इस तरीके का है। अब इसके अबाउट कितना होगा इनर्शिया, पहले तो ये बताओ, किसी भी रिंग का इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना होता है, ये कौन सी एक्सिस है, डायमीटर वाली, डायमीटर के अबाउट कितना होता है भैया, है एम आर स्क्वायर बाई 2, डायमीटर के अबाउट, और उसके पैरेलल इस बार एक्सिस है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 तो इसका अपना प्लस एम इंटू डिस्टेंस आर, तो आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, और उसको बराबर करो एम के स्क्वायर के। कुछ समझ आ रहा है। अब देखो, इसी में न्यूमेरिकल भी हो जा रहे हैं तुम्हारे। अब सेम यही चीज को न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है कि भैया डायमेट्रिकल, एक डायमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंशियल एक्सिस है, उसके अबाउट इनर्शिया निकालो, पहले तो यही निकालो, और उसमें थ्योरम यूज हो जाएगी। क्लियर, उसी में बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो, तो एक क्वेश्चन बन गया 2-3 नंबर का आपका। अगला देखिए, सर्कुलर डिस्क, डिस्क का बोलो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमें पता है। डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है, तो ये भी हमको पता है, ठीक, सेम टाइप की चीज है। अब उसके पैरेलल, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा यार, एम आर स्क्वायर बाई 2 तो इसका अपना, सॉरी एम आर स्क्वायर बाई 4 तो इसका अपना हो गया, प्लस एम आर स्क्वायर। बोलो यार, एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, आर, थ्योरम कौन सी लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 इसका प्लस एम आर स्क्वायर, तो 5/4 एम आर स्क्वायर, इसको बराबर करो √5/2 आर, करेक्ट है। ये एक्सिस है भाई, इसके अबाउट कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसके अबाउट निकालना है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर का स्क्वायर, तो 3/2 एम आर स्क्वायर, करेक्ट है। नेक्स्ट, कोई एनुलर डिस्क है, इस बार एनुलर डिस्क, पोलो खाया पोलो, एनुलर डिस्क, जिसमें बीच में थोड़ा सा खाली है, बाकी ये पूरा ऐसा है, ठीक, जिसके इंटरनल रेडियस r1 है और एक्सटर्नल रेडियस r2 है। इसका अगर इनर्शिया निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2। किस एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस के अबाउट, सही है। देखो, है तो डिस्क टाइप की चीज ना, डिस्क टाइप की चीज है, बस बीच में थोड़ा खोखला है, तो mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर बाई 2। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट निकालोगे आधा हो जाएगा, तो m/4 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। नेक्स्ट, कोई सॉलिड स्फीयर है, किसी भी स्फीयर का उसके सेंटर से पास होने वाली किसी भी एक्सिस के अबाउट, एक चीज बताओ, किसी भी स्फीयर में सेंटर से पास होने वाली कितनी एक्सिस हो सकती हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारी हैं। सबके अबाउट इनर्शिया कितना है, mr 2/5 mr। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है तो √2/5 r,
ठीक। अब बेटा इसके पैरेलल ये एक्सिस है, तो 2/5 mr² तो इसी का हो गया, प्लस m इंटू r², तो 2/5 mr² प्लस mr²। ये मैंने करवाया भी था अभी आपको, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हॉलो स्फीयर या इसी को बोलो थिन स्फेरिकल शेल। हॉलो स्फीयर मतलब गेंद जैसा, प्लास्टिक गेंद होती है, अंदर खोखला है। इसके पहले वाला जो था वो अंदर सॉलिड था, ठीक। ये अभी है हॉलो, तो हॉलो का इनर्शिया कितना होता है 2/3 mr²। अब एक चीज बताओ, उसका था 2/5 mr² और इसका 2/3 mr², तो रोटेट कराना किसको आसान है, जो पूरा सॉलिड है उसको रोटेट कराना इजी है इन कंपैरिजन टू हॉलो। हॉलो को रोटेट कराना कठिन है, सॉलिड को रोटेट कराना इजी है। 2/3 mr², इसका निकाल सकते हैं, बोलो इसी के पैरेलल ये है, तो 2/3 mr² प्लस mr², तो कितना होगा 5/3 mr², इसका निकाल लेंगे। नेक्स्ट, हॉलो सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर का अगर हॉलो है तो इनर्शिया कितना होता है, सिंपल mr। क्लियर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन r आ जाएगा। अगर आपको बोल दें कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस समझ रहे हो ना, इसके एकदम बीचों बीच से निकलेगा एक्सिस, अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो mr²/2 प्लस ml²/12, mr²/2 प्लस ml²/12, जहां पे l क्या है लेंथ और r क्या है रेडियस। r क्या है रेडियस, कैपिटल R क्या होता है रेडियस। नेक्स्ट, अगर ये एक्सिस है तो इसके अबाउट पता था, इसके अबाउट निकालना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, जो पीछे वैल्यू आई थी वो तो रहेगी रहेगी, प्लस m इंटू l/2²। बोलो यार, पीछे जरा चेक करो, ml²/12 था, अब बोलो m इंटू l/2 का स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो ml²/12 प्लस ml²/4 ऐड करोगे कितना आएगा ml²/3। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सब बेटा कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, दिमाग में रखना। सॉलिड सिलेंडर कितना होता है, देखो हॉलो और सॉलिड में अगर एक जनरल ट्रेंड देखो तो जो हॉलो होता है उसका इनर्शिया कम है, सॉलिड का, तो जरा चेक करिए, सॉरी उल्टा बोल गए, सॉलिड का कम होता है, हॉलो का ज्यादा। तो सॉलिड सिलेंडर अगर है तो mr²/2, तो इसका कितना आएगा r/√2। अब इसी के पैरेलल एक्सिस है तो भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, mr²/2 इसका प्लस m इंटू r², तो कितना बनेगा 3/2 mr², हो गया एक जैसा एकदम, ठीक। ये इसकी एक्सिस है तो उसके अबाउट ये होगा, इसको आप देख लीजिएगा, करेक्ट। फिर आया थिन रॉड, किसी रॉड का इनर्शिया बोलो कितना होता है, सेंटर से पास होने वाली सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ml²/12, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक। और अगर किनारे वाली इस एक्सिस के अबाउट पूछे तो निकाल चुके हैं, इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना समझ में आया कि नहीं आया, जो भी आया बस इसी को m के स्क्वायर के बराबर करो, के निकाल लो, बात समझ में आई। अगला देखो, रेक्टेंगुलर प्लेट, अगर कोई प्लेट है जिसका ये A है ये B है, मैं करवा चुका हूं ये आपको, अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो कौन सी साइड कटी, तो mb²/12। अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछते तो ma²/12। बोलो रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेंगे, ठीक। अगला चेक करो, अगर इससे पास होने वाली है सेंटर वाली ये एक्सिस है, ये भी मैं निकलवा चुका हूं आपको। बोलो यार, इसके अबाउट इनर्शिया पता होना चाहिए, इसके अबाउट पता होना चाहिए, दोनों को जोड़ देंगे, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ma²/12 प्लस mb²/12 ये हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट, क्यूब, किसी भी क्यूब का कितना होता है ma²/6, किस एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास होने वाली सेंट्रोइडल z एक्सिस, ठीक। तो ma²/6। तो इस पर बेस्ड फिर आएंगे कुछ हमारे क्वेश्चन, तो चलो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये करवाया है, और ढेर सारे आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताया है, और सब में रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकलेगी ये बताया है, और पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे कैसे लगेगी सब में ये बताया है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर चैप्टर के एकदम लास्ट पार्ट में आएंगे जिसमें रोटेशन की बात की जाएगी। क्लियर?